चलो बेटा, है ना, कल हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन किया था। टोटल 5 फैक्टर्स आपको लिखा दिए गए थे, जिनमें से पहला फैक्टर बोला था कि इनर पीरियड आपको क्या यूज करना पड़ेगा, जेड इफेक्टिव। लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पर जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ेगा, आई भी बढ़ेगा, लेकिन दो जगह पर एक्सचेंज होगा, S2P1 और P3P4। ये जो एक्सचेंज है वैलिड ओनली अप टू 4th पीरियड है। 5th 6th पीरियड में, है ना, जो P3P4 है उसका एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। S2P1 का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अगर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना हो, 1 का। क्योंकि मैंने आपको बोल दिया था ये अननेसेसरी बात है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, 4th पीरियड तक का ही काम आएगा। डाउन द ग्रुप जाने पर जो फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा था वो था रेडियस। डाउन द ग्रुप जाने पर जनरली रेडियस बढ़ेगा तो जो आई है वो कम हो जाएगा। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज सेम एलिमेंट में हमेशा जेड इफेक्टिव से सॉल्व करना होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने फैक्टर्स लिख लिए थे। फैक्टर्स लिखने के बाद आज हम लोग ट्रेंड्स के ऊपर बात करेंगे, और सबसे पहले हम गिवन, है ना, पीरियड के लिए बात करेंगे कि इनर पीरियड क्या क्या होता है। जिस तरह से हमने जेड इफेक्टिव पढ़ा था, रेडियस पढ़ा था, सबसे पहले हम लोग एस और पी ब्लॉक की बात कर रहे होंगे, फिर डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक। पीरियड में अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मेनली जो क्वेश्चन आता है या तो वो 2nd पीरियड का आता है या 3rd पीरियड का आता है। 4th पीरियड में अगर आता है तो डी ब्लॉक को लेकर आता है। तो पहले हम लोग 2nd पीरियड से स्टार्ट करेंगे। 2nd पीरियड के एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो आ जाता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स आ जाते हैं। इन सारे एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया जाए तो आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। पहला तो पूछेगा इनके लिए I1 का ऑर्डर, और दूसरा आपसे पूछ सकता है कि 2nd पीरियड के एलिमेंट्स के लिए IE2 का ऑर्डर, ठीक है। तो हम 2 ऑर्डर्स यहाँ पर बना रहे होंगे, I1 और I2 का ऑर्डर इन सबके लिए। कल मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब भी आई का क्वेश्चन आएगा इसको सिंपल देख के सॉल्व नहीं करेंगे, क्या देख के सॉल्व करेंगे, कॉन्फिगरेशन। तो पहले हम लोग कॉन्फिगरेशन की बात करते हैं। I1 का मतलब क्या होता है बेटा, I1 का ऑर्डर आपको बनाना है। इसका मतलब है अभी तक आपने फर्स्ट आई दी नहीं है, पहली आई कितनी देनी है उसका आपको ऑर्डर बनाना है। इसका मतलब अभी तक आपने फर्स्ट आई नहीं दी, और अगर फर्स्ट आई नहीं दी है इसका मतलब अभी तक कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ। तो I1 का ऑर्डर जब भी बनाना होगा, क्योंकि हमें कॉन्फिगरेशन समझनी है, तो पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कॉन्फिगरेशन कौन सी लिखनी है, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद की या निकालने के पहले की। तभी I1 का ऑर्डर बनाना है, मतलब I1 दी नहीं है, इसीलिए I1 का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको करना क्या होगा, विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन, विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन राइट कॉन्फिगरेशन। मतलब आपको जो कॉन्फिगरेशन लिखनी है वो बिना किसी इलेक्ट्रॉन को निकाले लिखनी है, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगने वाली है उसी का ऑर्डर आपको बनाना है। ऐसे I2 की बात कर रहा हूं। I2 का मतलब है आपको किसका ऑर्डर बनाना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऑर्डर बनाना है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कब आएगी, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल चुके होंगे। तो I2 का मतलब है रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, remove 1 electron and write the configuration, and write the configuration। तो ये कंडीशन है, I का ऑर्डर बनाना है, उससे एक कम इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद का कॉन्फिगरेशन होगा। जैसे I3 का ऑर्डर बनाना होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो और फिर आप ऑर्डर बना दीजिए। चलिए आइए, विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन राइट द कॉन्फिगरेशन। बेटा लिथियम का कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2s1, इसका कॉन्फिगरेशन 2s2, ये हो जाएगा 2p1, ये हो जाएगा 2p2, ये हो जाएगा 2p3, ये हो जाएगा 2p4, ये हो जाएगा 2p5 और ये हो जाएगा 2p6। इसी तरह से अगर इसकी बात करें, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद की कहानी लिखिएगा। बेटा इसका एटॉमिक नंबर 3 है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2। तो इसका कॉन्फिगरेशन बनेगा 1s2, इसका बनेगा 2s1, इसका बनेगा 2s2, इसका बनेगा 2p1, इसका बनेगा 2p2, यहां पर आ जाएगा 2p3, 2p4 एंड 2p5। ये एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉन्फिगरेशन हमने लिख दिया। अब एक बात समझे, मैंने आपको बोला था कि आप सिंबल से सॉल्व नहीं करेंगे, कॉन्फिगरेशन से सॉल्व करेंगे। कॉन्फिगरेशन को देखिए, सिंबल को साइड में रखते हैं। क्या कॉन्फिगरेशन देखकर एक बात समझ में आ रही है कि सबका आउटर मोस्ट शेल नंबर 2 2 2 2 2 है या नहीं है बेटा, है। जो आउटर मोस्ट शेल नंबर है वो क्या बताता है बेटा, पीरियड नंबर। इसका मतलब है सारे एलिमेंट 2nd पीरियड के, क्या सेम पीरियड के है या नहीं है बेटा, है। यहां पर सारे एलिमेंट सेम पीरियड के है या नहीं है, नहीं है। ये फर्स्ट पीरियड का हो गया, और बाकी सब किसके, 2nd पीरियड के। तो आप वो जो जेड इफेक्टिव और S2P1 और P3P4 का एक्सचेंज लगाते हैं वो किसके लिए लगता है, सेम पीरियड के लिए लगता है। तो ऊपर सारे सेम पीरियड के, यस, तो ऊपर हम लोग वो फैक्टर लगा देंगे कि भाई लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आप, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो आई भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ कहां कहां एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होने वाला बेटे, और साथ ही साथ P3 P4 में भी क्या होने वाला है, एक्सचेंज होने वाला है। P3 P4 में एक्सचेंज होने वाला है। इसी तरह से हम लोग यहां पर देखते हैं, मान लीजिए 1s2 जो है, 1s2 तो दूसरे पीरियड का हो गया, तो उसको अभी थोड़ी देर के स्किप कर दे।
बाकी सब में देखो एरो मैंने कहां से बनाया बेटा, 2s से बनाया, ध्यान रखिएगा। क्या ये सेम पीरियड के हैं या नहीं बेटा है? तो सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से आई भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। एक्सचेंज कहां का कराना है, S2P1 एंड P3 एंड P4 में एक्सचेंज, P3 P4 में एक्सचेंज कराना है, ठीक है। तो ये एक्सचेंज वाली कहानी आ गई। अब आप ऊपर के हिसाब से ऑर्डर बनाइए। पहले मैं S2P1 का एक्सचेंज यहां पर रिप्रेजेंट भी कर देता हूं, ये रहा S2, ये रहा P1, S2P1 में एक्सचेंज हो जाएगा, ये रहा P3, ये रहा P4, P3 P4 पे एक्सचेंज हो जाएगा। चलिए ऑर्डर बनाने की तरफ चलते हैं। लेफ्ट टू राइट आई बढ़ाइए, सबसे कम आई किसका हो जाएगा बेटा, लिथियम। उससे ज्यादा आई होना चाहिए था बेरिलियम का, लेकिन एक्सचेंज की वजह से बोरॉन और बेरिलियम बेटा, फिर कौन आ जाएगा, कार्बन, फिर कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन, फिर कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन एंड देन नियॉन। ये ऑर्डर बन के आ जाता है। इसी तरह से आप नीचे ऑर्डर बनाइए, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, बाकी सबके लिए बात करते हैं। क्या यहाँ पर सबसे कम आईई बेरिलियम की होगी या नहीं होगी बेटा, होगी। फिर आप एक्सचेंज किस में करेंगे, S2P1, और फिर आप एक्सचेंज किस में करेंगे बेटा, P3 और P4 में। तो P3 P4 में आपको क्या करना है बेटा, एक्सचेंज करना है। लेकिन एक बात सुनिएगा, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि ये जो ऑर्डर बना है ना, इसमें बच्चे क्या करते हैं, सिंबल रट लेते हैं कि भाई बेरिलियम और बोरॉन आएगा आई के क्वेश्चन में, एक्सचेंज कर देना है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आएगा आई के क्वेश्चन में, एक्सचेंज कर देना है। एक्सचेंज बेरिलियम बोरॉन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन को नहीं करना है, एक्सचेंज S2P1 को करना है। आप देखो यहां पर एक्सचेंज किसी और में हो रहा है। अगर आप बेरिलियम बोरॉन रट लेंगे बेटा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर बेरिलियम बोरॉन का एक्सचेंज हो रहा तो जरूरी नहीं I2 में उसी का एक्सचेंज हो, I3 में उसी का एक्सचेंज हो। इसीलिए सिंबल मत रटना कि भाई बेरिलियम बोरॉन को एक्सचेंज करना है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना है। आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए जिसमें एक्सचेंज होता है, S2P1 और P3 P4 में एक्सचेंज होगा। चलिए इसको देखते हैं। बेरिलियम को हमने बना दिया, अब बोरॉन और कार्बन में S2P1 का एक्सचेंज हो जाएगा तो ये ऑर्डर बन जाएगा। फिर कौन आ जाएगा बेटा, नाइट्रोजन, फिर आ जाएगा फ्लोरीन, फिर आ जाएगा ऑक्सीजन और फिर आ जाएगा नियॉन। अब बात ये आती है कि इसको कहां रखें। एक बात बताइएगा लॉजिकली, ये जो 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है, किसका कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, हीलियम का। और हीलियम कॉन्फ़िगरेशन का आईई पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, ध्यान सुनना, कारण समझिएगा। ऊपर वाला ऑर्डर देखिए, ये जो लिथियम है, सिंबल पे नहीं जाना है, कॉन्फ़िगरेशन से देखना है। लिथियम के साथ फिलहाल में जो कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है बेटा, 2s1। एनसीईआरटी में क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि जो ये अल्कली मेटल कॉन्फ़िगरेशन होता है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, अल्कली मेटल कॉन्फ़िगरेशन मतलब NS1 है ना, कॉमनली बात करो। NS1 का आईई अपने होगा। क्यों कम होगा भैया, क्योंकि पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर क्या होता है, S1 S2 P1 P2 P3, और इधर से इधर जाने पर आई बढ़ता है। तो सबसे कम आई किसका होगा, S1 का। और ये तो एक्सचेंज भी नहीं होता किसी से, तो S1 का आई पूरे पीरियोडिक टेबल में अपने पीरियड के अंदर S1 का कॉन्फ़िगरेशन का आई सबसे कम। और सबसे ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन में आई किसका होगा बेटा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का। मतलब जो NP6 होगा उसका आई सबसे ज्यादा होगा गिवन पीरियड में। अब एक बात बताइए, किसी भी गिवन पीरियड में सबसे ज्यादा आई किसका होगा, इनर्ट गैस का। तो आप बताइए फर्स्ट पीरियड में सबसे ज्यादा आई किसका होगा, हीलियम का, क्योंकि फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस कौन है, हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम में हीलियम का आई ज्यादा। सेकेंड पीरियड में सबसे ज्यादा आई किसका, नियॉन का। थर्ड पीरियड में सबसे ज्यादा आई किसका, आर्गन का। मतलब इनके कॉन्फ़िगरेशंस की अगर मैं बात करूं तो 1s2 का सबसे ज्यादा किसमें, फर्स्ट पीरियड में। 2p6 का सबसे ज्यादा सेकेंड पीरियड में। 3p6 का सबसे ज्यादा थर्ड पीरियड में। 4p6 का सबसे ज्यादा फोर्थ पीरियड में। ऐसे चलेगा। पीरियड में सबसे ज्यादा आई किसकी होगी, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर आई बढ़ता है या कम होता है, कम होता है। तो भाई डाउन द ग्रुप जाने पर आई कम होता जाएगा। तो अपने अपने पीरियड में इनर्ट गैस का आई सबसे ज्यादा, और इनर्ट गैस में सबसे ज्यादा आई किसका, इसका। तो इसका मतलब है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आई किसका आएगा बेटा, 1s2 का। ये जो 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है ये हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। और हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन कभी भी दिख जाए बिना कुछ सोचे समझे, हीलियम कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट को उठा के कहां पर रख देना है बेटा, आपको मैक्सिमम पे रख देना है। बिकॉज हीलियम कॉन्फ़िगरेशन की आई पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या होती है बेटा, सबसे ज्यादा। चलिए ये तो बात हो गई बेटा सेकंड पीरियड के बारे में। I1 और I2 का ऑर्डर हम लोग देख लिया। इसी तरह से थर्ड पीरियड के लिए बात करते हैं, एक बार देख लीजिएगा, उसका भी ऑर्डर बना लेते हैं और खुद लॉजिकली समझते जाइएगा। सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, सिलिकॉन आ गया, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। सबसे पहले आपको बोला I1 का ऑर्डर बना दीजिए। तो I1 का मतलब है विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन राइट द कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, सारी बातें पहले समझा चुका हूं। 3p1 3p2 3p3, यहां आ जाएगा 3p4, यहां आ जाएगा 3p5 और यहां आ जाएगा बेटा 3p6। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सारे के सारे सेम पीरियड के हैं क्योंकि सबका शेल नंबर 3 दिख रहा है आपको। सेम पीरियड में
लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, लेकिन एक्सचेंज भी कराना है S2 एंड P1, और साथ ही साथ P3 एंड P4 में आपको क्या कराना होगा बेटा, एक्सचेंज कराना होगा। ठीक है, ये एक्सचेंज करा दिया। अब ऑर्डर के हिसाब से सॉल्व करते हैं। ये रहा S2, ये रहा P1, इनको आपस में एक्सचेंज कराना है। ये रहा P3 और ये रहा P4, इनको एक्सचेंज कराना है। बाकी लेफ्ट टू राइट बढ़ाते जाइए। सबसे कम कौन हो जाएगा, सोडियम, फिर आ जाएगा एल्यूमिनियम, फिर आ जाएगा मैग्नीशियम, फिर आ जाएगा बेटा सिलिकॉन, फिर आ जाएगा सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन। यहां पर भी आप वही पॉइंट नोटिस करेंगे कि किसी भी गिवन पीरियड में जिसका अल्कली मेटल कॉन्फ़िगरेशन होगा, NS1 होगा, उसका आई सबसे कम, और जिसका NP6 कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा, उसका आई क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। आइए इसके I2 के ऊपर बात कर लेते हैं एक और बार। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, सिलिकॉन आ गया, फास्फोरस आ गया, सल्फर आ गया, क्लोरीन आ गया और आर्गन आ गया। और मुझे ऑर्डर बनाना है इस बार I2 का। I2 का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, एक। रिमूव वन इलेक्ट्रॉन एंड राइट द कॉन्फ़िगरेशन। बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बन जाएगा नियॉन 2p6, ये बन जाएगा 3s1, ये बन जाएगा 3s2, ये बन जाएगा 3p1, ये बन जाएगा 3p2, ये आ जाएगा बेटा 3p3, ये आ जाएगा 3p4 और ये आ जाएगा 3p5। अब ये जो 2p6 है ये दूसरे पीरियड का एलिमेंट बन चुका है बेटा, लेकिन जो 3333 वाले दिख रहे हैं ये सारे सेम पीरियड के, और सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ दो जगह एक्सचेंज कराना है, S2P1 तथा इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो P3 एंड P4 में एक्सचेंज कराना है। अब ये एक्सचेंज करा दिया तो देखो S2 एंड P1 में एक्सचेंज हो रहा है, साथ ही साथ P3 एंड P4 में एक्सचेंज करा दिया। तो ऑर्डर क्या बन रहा है, सोडियम को भी साइड में रखिए, बाकी सबका ऑर्डर बनाते हैं। पहले मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम के बाद एक्सचेंज की वजह से सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर सल्फर और फिर आर्गन। अभी भी आप देखेंगे कि मैग्नीशियम मिनिमम पे आ रहा है। क्यों मिनिमम पे आ रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको क्या दिख रहा है बेटा, अल्कली मेटल का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। अगर P6 होता है यहां कोई, तो P6 यहां पर आ जाता मैक्सिमम पे। पर एक बात बताइए, क्या 3p6 है या नहीं है बेटा, नहीं है। और यहां पर कौन देगा बेटा, 2p6। एक बार बताओ 2p6 कहां जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम बीच में कहां जाएगा बेटा, मैक्सिमम पे। क्यों जाएगा है, इनर्ट गैस है, पर वो तो इस पीरियड की इनर्ट गैस है ही नहीं। अगर 3p6 होता तो इन सब में से तो सबसे ज्यादा कौन होता, 3p6, और 2p6 तो इसके ऊपर वाला है। तो क्या 3p6 से ऊपर वाले का आई ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 2p6 कहां आ जाएगा, मैक्सिमम पे आ जाएगा। मतलब फिलहाल में सोडियम कहां पर आ रहा है बेटा, मैक्सिमम पे आ रहा है इस ऑर्डर के अंदर। नोट करें से, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। मिनिमम आई पीरियड के लिए, मैक्सिमम आई पीरियड के लिए, और पूरे पीरियोडिक टेबल की मैक्सिमम आई किस किस की होगी। तो सिंबल से याद नहीं करना है कि भाई बेरिलियम बोरोन में एक्सचेंज होता है या नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक्सचेंज होता है। सिंबल के बदले याद क्या करना है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना है कि जहां S2P1 सेम पीरियड का दिखा बदल डाले, और जहां पर P3 P4 सेम पीरियड का दिखा बदल डाले।
सही समय का इंतजार करें हर चीज को जानने के लिए। समय से पहले, भाग्य से ज्यादा न कभी मिला है न कभी मिलेगा। ठीक है। अभी पीरियड के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज हैं, हीलियम और हीलियम प्लस। पहले लेक्चर से बताते आ रहा हूँ क्या लगाना है इसे, बस उसके लिए इंतजार करो, उस केस पे आएंगे अभी। ऐसे है ना, मुशायरे में जाके बैठ जाकर वाह वाह करना है। 150 रुपए भी मिल जाएंगे तेरे को अलग से। चलो बेटा, ना यहाँ पर ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया इन पीरियड के ट्रेंड्स हम लोग समझ रहे थे, और पीरियड में अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो सेकंड और थर्ड पीरियड के बारे में बात करी, मतलब एस और पी ब्लॉक के बारे में बात की। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पीरियड की तरफ। फोर्थ पीरियड में आपको बोल चुका हूँ, जब भी क्वेश्चन आता है जनरली किसके ऊपर आता है बेटा, डी ब्लॉक के ऊपर। और डी ब्लॉक में फोर्थ पीरियड में जो सीरीज आती है वो कौन सी सीरीज आती है, 3D सीरीज। 3D सीरीज की जब हम बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के अंदर, हाँ नोट लिख लो 3, फटाफट लिख लो, लिखिएगा नोट में। मैक्सिमम आईई इन अ पीरियड, मैक्सिमम आईई इन अ पीरियड, मैक्सिमम आईई इन अ पीरियड, डैश करके लिखेंगे। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मैक्सिमम आईई इन अ पीरियड, ब्रैकेट में डैश करके लिखेंगे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ब्रैकेट में कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना NP6। इनर्ट गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, NP6 होता है। चलिए इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखें नोट में, मिनिमम आईई इन अ पीरियड, मिनिमम आईई इन अ पीरियड, मिनिमम आईई इन अ पीरियड, डैश करके लिखें अल्कली मेटल कॉन्फ़िगरेशन NS1, अल्कली मेटल कॉन्फ़िगरेशन NS1। ये दोनों टर्म्स तो बेटा हमने जो लिखी है वो पीरियड के लिए लिखी है। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम आई, अभी आपको बताया था हीलियम कॉन्फ़िगरेशन का होता है, स्टेटमेंट लिखेंगे मैक्सिमम आईई इन पीरियोडिक टेबल, मैक्सिमम आईई इन पीरियोडिक टेबल, मैक्सिमम आईई इन पीरियोडिक टेबल, डैश करके लिखेंगे हीलियम कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम कॉन्फ़िगरेशन ब्रैकेट में 1s2, S2। कभी भी 1s2 कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए तो आप उसको मैक्सिमम पर रख दें, क्योंकि हीलियम कॉन्फ़िगरेशन का आई क्या होता है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है। चलिए अब आते हैं, मैंने आपको बोला कि एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो डी ब्लॉक के अंदर एनसीईआरटी में आपको क्लियरली ऑर्डर्स दे रखे हैं और वैल्यूज दे रखी है
I1, I2 और I3 तीनों की वैल्यूज एनसीईआरटी डी ब्लॉक के अंदर गिवन है आपको। 3D सीरीज की ही वैल्यूज दे रखी है आपको, केवल 4D 5D का कोई वैल्यू नहीं दे रखा है। तो इसलिए क्वेश्चन जब भी आएगा कौन से सीरीज पे आएगा बेटा, 3D सीरीज पे। और 3D सीरीज में आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के पेपर उठाएंगे तो आपको 3D सीरीज का ये I3 का क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है कई बार, तो ये आपको मिल भी जाएगा। अब पहले हम लोग नॉर्मल ट्रेन ब्लॉक के तो बहुत सारे एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में, तो उसकी वजह से भी कुछ चेंजेस आते हैं। ध्यान सुना, जब हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं तो इसका पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट कैसा है बेटा, लेफ्ट टू राइट है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे पास जो फैक्टर है आयनाइजेशन एनर्जी में, वो कौन सा फैक्टर है, जेड इफेक्टिव। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आई भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहला नॉर्मल ट्रेंड, अभी कुछ लिखेंगे नहीं, यहाँ पर ये जो ऑर्डर बना रहा हूं इसमें मैं चेंजेस करूंगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर आई क्या होना चाहिए बेटा, बढ़ना चाहिए था, चाहे I1 की बात करें, चाहे I2 की बात करें, चाहे I3 की बात करें। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ने के साथ साथ IE बढ़ना चाहिए था, ये ऑर्डर आना चाहिए था। लेकिन यहां पर क्योंकि डी ब्लॉक की आप बात करें तो डी ब्लॉक में बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं, और उस एक्सेप्शंस की वजह से आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। और वो चेंजेस क्या है, I1 में भी चेंजेस है, I2 में भी चेंजेस है, I3 में भी चेंजेस है ऑर्डर के अंदर। I2 और I3 के जो चेंजेस है वो आप कॉन्फ़िगरेशन की मदद से समझ सकते हो, इसलिए हम उसको कॉन्फ़िगरेशन की मदद से समझेंगे। I1 के जो चेंजेस है उसको आप कॉन्फ़िगरेशन से समझने जाओगे तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो लॉजिक लगता है उसमें एक्सचेंज एनर्जी और कॉन्फ़िगरेशन दोनों के लॉजिक लगते हैं, और उसको समझने आपको अल्टीमेटली उसको याद ही करना पड़ेगा। याद कैसे करना है, रटना कैसे, वो मैं बता दूंगा आपको कि किस तरह से याद करना है। बाकी I2 और I3 में कोई रटने की जरूरत नहीं है, उसको आप आराम से समझ सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। तो देखिए I1 की अगर हम लोग बात करें तो I1 में जो आपको याद करना है, जो रटना है, वो इस तरह से रटना है कि टी कॉफी के बाद। बात कहने का मतलब क्या है कि I1 के ऑर्डर्स में टी, को और फी के बाद वाले जो ऑर्डर्स हैं, ये बात का इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना टी कॉफी का है। सिर्फ टी कॉफी याद करके मत चले जाना, वरना वहां क्या करना है कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, टी कॉफी के बाद मतलब ये जो टी कॉफी के बाद वाले जो ऑर्डर्स है ना, उनको आपको क्या करना है, चेंज कर देना। जैसे टी के बाद वाला जो ऑर्डर है रिवर्स हो जाएगा, को और फी के बाद वाले ना, को के बाद वाला ये ऑर्डर आ जाएगा और फी के बाद वाला ये ऑर्डर आ जाएगा। मतलब ये ऑर्डर्स आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहला नॉर्मल ट्रेंड क्या आना चाहिए था, लेफ्ट टू राइट आई बढ़नी चाहिए थी, तो लेफ्ट टू राइट आपने आई बढ़ा दिया। लेकिन फर्स्ट आई में कहां पर चेंज आएगा, टी कॉफी के बाद, मतलब टी को और फी के बाद वाले जो ऑर्डर जो बढ़ने चाहिए थे वो बढ़ने के बजाय आपको क्या कर देना बेटा, डिक्रीज कर देना। इस तरह से उसको याद रखना। आगे बात करते हैं I2 पे। I2 में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो समझने की कोशिश करिएगा। बेटा आपको यहां पर बोला I2 का ऑर्डर बनाना, और I2 का ऑर्डर बनाने का मतलब है कि आप एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद का कॉन्फ़िगरेशन देख रहे होंगे। अब एक बात बताइएगा मुझे, स्कैंडियम का नॉर्मल बेटा 4s2 3d1, ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला होगा तो इलेक्ट्रॉन 3d से निकला होगा या 4s से निकला होगा, 4s से हमेशा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 4s। इससे मुझे कोई मतलब नहीं 3D से, क्योंकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं निकालूंगा वो कहां से निकलेगा, 4s से निकलेगा। बताइए इसके साथ कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 4s1 ही रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 4s1, ये भी 4s1, ये 4s0। क्या बात समझ में आ रही है आपकी? ये 4s1 है, ये 4s1 है, ये 4s1 है, लेकिन ये 4s0 3d5 बन जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन 4s1 से निकलेगा, 4s1 से निकलेगा, 4s1 से निकलेगा, और इसका अगला इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो 3d5 से निकलेगा। 4s में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके। यहां पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s1 से, 4s1 से, इसको मैं लिख देता हूं 4s1, 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 4s1। यहां का इलेक्ट्रॉन अगला निकलेगा 3d10 से, और यहां का इलेक्ट्रॉन निकलेगा अगला 4s1 से। ये मैंने 3d5 के बाद वाले 4s1 क्यों लिखे, एक बात समझिएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर आई क्या होगा, बढ़ेगा। अभी हम लोग यहां पर क्या कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट जाने पर आई बढ़ा रहे थे, लेकिन मैंने एक और बात बोली थी यहां पर कि जब एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए और उसके ठीक बाद एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो वो एडजेसेंट कॉन्फ़िगरेशन एक्सचेंज हो जाएगी, उनका आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। देखिएगा यहां 4s1 से निकालना है, 4s1 से निकालना है, 4s1 से निकालना है। 4s1 कल मैंने बताया था आपको अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड स्टेबल में काउंट नहीं होता है, कल बताया था आपको। तो बेटा ये S1 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 नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, लेफ्ट टू राइट आई का ऑर्डर जो है Z, लेकिन यहां पर पहली बार आपके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आया बेटा, और जैसे स्टेबल आया और उसके एडजेसेंट अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आया तो इनके आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स हो जाएगा। यहां पर आप बढ़े फिर से S1 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 चलते जा रहा है, यहां पर आपके पास फिर से एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आया और स्टेबल के जस्ट बाद अगर एक
अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो तो बताइए आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ये ऑर्डर किसका आ जाता है, I2 का। तो I1 तो आपको रटना पड़ेगा कि टी कॉफी के बाद, लेकिन I2 में कुछ रटना नहीं है, आप सिंपल सा इसको कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व कर सकते हो। बताइए चेंज कहां पर आया, क्रोमियम और कॉपर के बाद। ये मैं लिख भी दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं यहां पर। इसमें आप बताइए जब 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके होंगे तो बताइए तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 3d1, क्योंकि 4s तो सबका 0 हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते। ये क्या बन गया 3d1, ये क्या बन गया 3d2, ये क्या बन गया 3d4, ये क्या बन गया 3d। क्या 3d5 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं बेटा? 1 2 3 4 नहीं लिखा मैंने क्योंकि स्टेबल नहीं है, चलते जाएगा नॉर्मल। जब एक स्टेबल आ जाए और उसके ठीक बाद एक अनस्टेबल आ जाए, आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो आई का ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए, ये आई का ऑर्डर आ जाएगा। बाकी फिर 7 8 9 10 10 स्टेबल है, लेकिन उसके बाद कोई है ही, तो क्या रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऑर्डर आ रहा है, और यहां पर चेंज किसके बाद आ रहा है बेटा, मन के बाद। तो अब आपको फर्स्ट वाला ऑर्डर तो रटना ही है, रटने का तरीका आपको बता दिया, टी कॉफी के बाद चेंज करेंगे, लेकिन इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी सिंपलिसिटी के लिए अगर याद करना हो तो टी कॉफी के बाद, क्रोमियम कॉपर के बाद और मन के बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर में क्या दिखेंगे बेटा, चेंजेस दिखेंगे। एक थोड़ा सा और यहाँ पर सिमेट्री है जिसको आप याद रखने में थोड़ा सा मदद हो जाएगा, सुन लीजिएगा। I1 I2 I3, I1 में उल्टा है ना, 1 2 3 3 2 1 3 2 1 1 2 3 3 2 1, मतलब इसमें 3 का चेंज है, इसमें 2 का चेंज है, इसमें 1 का चेंज है। थोड़ा सा याद रखने में मदद हो जाएगी। आपको बता दिया कंडीशन क्या, पहला वाला टी कॉफी के बाद, बाकी क्रोमियम कॉपर के बाद, और इसमें कहां चेंज आ जाएगा बेटा, मन के बाद। चले बेटा ना, अब यहाँ पर ध्यान देंगे। ये जो डी ब्लॉक का ऑर्डर अभी हम लोगों ने देखा, I1 I2 I3, एक बार फिर से जनरलाइज करवा दे रहा हूँ। I1 I2 I3 कोई सा भी ऑर्डर हो, लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरली आई क्या होनी चाहिए बेटा, बढ़नी चाहिए। तो लेफ्ट टू राइट आप ऑर्डर बढ़ा देंगे नॉर्मली, पर I1 में कहां कहां चेंज आएगा, टी कॉफी के बाद वाला ऑर्डर चेंज हो जाएगा। I2 में कहां चेंज हो जाएगा, क्रोमियम और कॉपर के बाद चेंज हो जाएगा। और I3 में कहां चेंज हो जाएगा बेटा, मन के बाद चेंज हो जाएगा। इसको आप फैक्टर से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। इसको आपको रटना पड़ेगा, रटने का तरीका आपके सामने लिखा हुआ है।
चलिए आइए बात करते हैं एफ ब्लॉक के बारे में। एफ ब्लॉक में किस तरह से क्या चेंज आ रहा होगा उसके ऊपर बात कर रहे हैं। थोड़ा सा एनसीईआरटी में एफ ब्लॉक का ऐसे ऑर्डर नहीं बनाना है हमें। एफ ब्लॉक के बारे में एनसीईआरटी में सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और वो स्टेटमेंट पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। पहले क्वेश्चन आया था एम्स के अंदर, ठीक है। तो अभी तक नीट में वो क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, आने को कभी भी आ सकता है। क्या स्टेटमेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एफ ब्लॉक में 4F सीरीज के बारे में एनसीईआरटी लिखता है बेटा कि जो 4F सीरीज के मेंबर्स है, 4F सीरीज मतलब लैंथेनाइट सीरीज की बात हो रही है। और लैंथेनाइट सीरीज कहां से कहां तक होती है बेटा? एटॉमिक नंबर 58 से लेकर एटॉमिक नंबर 71, मतलब हम सीरियम से ल्यूटेशियम की बात कर रहे हैं। एक बात और याद करिएगा, जब मैंने रेडियस का क्वेश्चन कराया था, ऑर्डर बनवाया था, तो लालू वाला कुछ पॉइंट बोला था मैंने। क्या इन सबका नाम लैंथेनाइट्स है या नहीं बेटा? है। और इन सबका नाम लैंथेनाइट किसके नाम पे रखा गया बेटा? लैंथेनम के नाम पे रखा गया, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 57। अब आप सोचिए, ये जो बात मैं 58 से 71 के लिए कर रहा हूं, ये बात 57 पे भी लागू होगी, 57 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन सबकी प्रॉपर्टी लगभग लगभग इससे मैच हो जाती है। इसको इसके साथ हमेशा कंबाइन किया जा सकता है। पॉइंट क्या है, ध्यान सुनना। इन सबका जो IE1 होता है, 58 से लेकर 71 तक का जो IE1 होता है, वो IE1 एक दूसरे से बिल्कुल आसपास होता है, ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। और इन सबका जो IE1 है, वो लगभग लगभग 600 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है। कितने के आसपास होता है? 600 किलो जूल पर मोल। ये किसके आई की वैल्यू है? 58 से 71 के सबके IE1 का वैल्यू इसी के आसपास होता है। किसी का 2, 4, 5, 10 किलो जूल पर मोल कम होगा, किसी का 2, 4, 5, 10 किलो जूल पर मोल ज्यादा होगा, लेकिन सबका इसी के आसपास रेंज में होगा, 600 के आसपास होगा। इसी तरह से इन सबका जो IE2 होता है, वो इस रेंज के आसपास होता है। सबका IE1 भी लगभग बराबर है और सबका IE2 भी लगभग बराबर है। एनसीईआरटी में साफ शब्दों में ये बात लिखी हुई है, ब्लॉक के अंदर पढ़िएगा जाके। तो IE1 ऑलमोस्ट 600, IE2 ऑलमोस्ट 1200। इसका भी IE1 लगभग लगभग इसी रेंज में, इसका भी IE2 लगभग लगभग इसी रेंज में। और ये जो IE1 का वैल्यू है ना, ये वैल्यू कैल्शियम के IE1 के बराबर है बेटा, और ये वैल्यू कैल्शियम के ही IE2 के बराबर है बेटा। तो एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है कि जितने भी लैंथेनाइट्स हैं, सबका IE1 कैल्शियम के IE1 के लगभग बराबर, क्योंकि ये वैल्यू इसकी भी IE1 ही है और उन सबकी भी IE1 ही है, तो इसको ऐसा बोल रहा है कि IE1 of all the lanthanides is comparable to the IE1 of calcium and IE2 of all the lanthanides is comparable to IE2 of calcium। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया था कि लैंथेनम की IE2 किससे मैच होती है, और उसमें आंसर में कैल्शियम दिया हुआ था। अब आपको अगर ये स्टेटमेंट नहीं पता है, तो यकीन मानिए आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि लॉजिक ही नहीं बनता कुछ। क्यों नहीं बनता? ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है और ये 6th पीरियड का एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट और ये 4th पीरियड का एलिमेंट, कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा। क्योंकि एग्जाम में जब आई का क्वेश्चन आएगा तो अपना दिमाग कैसे काम करेगा? डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो डी से मैच करवा देते, ऑलमोस्ट सिमिलर। या 6th पीरियड का एलिमेंट है तो 6th पीरियड के किसी एलिमेंट अगर ऑप्शन में होता तो उससे मैच करा देते। इतना लॉजिक आप वहां नहीं लगा सकते। ये सीधा सीधा फैक्ट वाला पॉइंट है। अगर आपको फैक्ट पता है तो आप टिक करके आ सकते हैं, और अगर आपको फैक्ट नहीं पता है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगले साल आंसर की देखना ही पड़ेगी आपको, ठीक है। तो यहां पर एफ ब्लॉक के बारे में स्टेटमेंट लिखा दे रहा हूं, लिखेगा IE1 एंड IE2, लिखेगा IE1 एंड IE2 of lanthanides, IE1 and IE2 of lanthanides, ब्रैकेट में लिखेगा एटॉमिक नंबर 58 to 71, ठीक है ना। लैंथेनाइड्स हम लोग जानते हैं 58 से 71 को बोलते हैं। I1 and I2 of lanthanides, ब्रैकेट में जो लिखना था वो लिख दिया आपने, ब्रैकेट क्लोज कर दें। is almost comparable with IE1 and IE2 of calcium, is almost comparable with IE1 and IE2 of calcium, is almost comparable with IE1 and IE2 of calcium respectively। मतलब उन सबका IE1 कैल्शियम के IE1 से और उन सबका IE2 कैल्शियम के IE2 से कंपेरेबल है। और क्या ये पॉइंट लैंथेनम 57 पे भी एप्लीकेबल है बेटा? यस। तो एक अलग से पॉइंट बना के लिख लेना, दिस पॉइंट इज आल्सो वैलिड फॉर लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57। This point is also valid for lanthanum atomic number 57. This point is also valid for lanthanum atomic number 57.
ठीक है, तो ये पॉइंट एफ ब्लॉक के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा, बाकी और कुछ भी नहीं दे रखा इसमें आई में, बस इतना सा पॉइंट है और ये आपको पता होना चाहिए फैक्ट। एक बात और सुन लीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं I1 का वैल्यू कितना दे रखा बेटा 600 और I2 का वैल्यू कितना है 1200। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहाँ पर, सपोज एग्जाम में आपको बोल दिया कि एक एलिमेंट x है, उसका I1 कितना दे रखा बेटा 40, तो आपसे बोला x का I2 का वैल्यू बता दो और ऑप्शन में आपको दे दिया 40, 60, 80, 100, बताइए आंसर क्या होगा? आप नहीं बता सकते, ये बात ध्यान रखना। ये वैल्यू देखकर दिमाग में लॉजिक मत बना लेना कि I1 और I2 का वैल्यू एक दूसरे का डबल होता है, आपको यहां ऐसा दिखेगा, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट मत बना लेना, ये गलत है। ठीक है, यहां पर ऐसा हो रहा है, ये कोइंसिडेंस है, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो ऐसा मत सोच लेना कि जो I1 का वैल्यू है I2 उसका डबल होगा, बिल्कुल। इतना पता है कि I2 का वैल्यू I1 से ज्यादा होगा। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीज, कितने से इंक्रीज होगा ये नहीं बता सकते आप। तो यहां पर आपको अगर I1 का वैल्यू पता है 40 है, तो I2 का वैल्यू 60 भी हो सकता है, I2 का वैल्यू 80 भी हो सकता है, I2 का वैल्यू 100 भी हो सकता है, लेकिन 40 देख के डबल करके 80 मत कर देना, गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कभी भी ऐसा कोई है ना, कोई ट्रेंड या ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि I1 जितना होगा उसी का जस्ट डबल I2 होगा, ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये कोइंसिडेंस है, ऐसा हर जगह नहीं होता है, तो ये लॉजिक मत बना लेना दिमाग में। चलिए आइए, अभी हम लोगों ने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट करा है आई में, जो कि लेफ्ट टू राइट इन पीरियड के केसेस थे। उसमें एस ब्लॉक पी ब्लॉक का सेकंड थर्ड पीरियड देख लिया, डी ब्लॉक का फोर्थ पीरियड देख लिया, एफ में जो दिया था एनसीईआरटी में बता दिया। अब आते हैं ग्रुप पे। ग्रुप के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे बेटे, तो ग्रुप में आपके पास जो फैक्टर है वो फैक्टर क्या होता है बेटा? एटॉमिक रेडियस। कल आपको लिखाया था डाउन द ग्रुप जाने पर जो रेडियस है वो बढ़ता है, और रेडियस बढ़ता है तो आई क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा, क्योंकि रेडियस बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ने के कारण अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? लेकिन अब एक बात सुनो, मैंने आपको यहाँ पर जब एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था तो रेडियस को मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल बना के थोड़े डिटेल में समझाया था। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत यहाँ पड़ने वाली है। आपको ध्यान सुनिए, आप याद करिए, ग्रुप में आपको मैंने ऐसा बताया था, रेडियस में ये कौन से ग्रुप थे? कॉन्ट्रैक्शन या विदाउट कॉन्ट्रैक्शन? विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, ये विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप। और ग्रुप नंबर 3 से लेकर 15 कौन से ग्रुप थे बेटा? विद कॉन्ट्रैक्शन। क्या कुछ ऐसा याद आ रहा है आपको? ये ग्रुप वो ग्रुप है बेटा जहां कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता था। तो यहां पर जब आप अभी जो ऑर्डर बना रहे हैं ना आई के, देखो वहां पर मैंने वही ग्रुप लिखे जो ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 16, 17 और 18। ये वो ग्रुप्स है जहां कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगा था, और यहां पर लगातार डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ रहा था। तो ये वो ग्रुप है, टॉप टू बॉटम जाओगे लगातार साइज बढ़ेगा, और लगातार साइज बढ़ेगा तो आई लगातार कम होगा। तो इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, रेडियस लगातार बढ़ रहा है, आई लगातार क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो ये तो आपने अगर रेडियस अच्छे समझ रखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये वाले ग्रुप हमारे खत्म होते हैं यहाँ पर। अब आइए दूसरे केस पे चलते हैं। अभी हम एस और पी ब्लॉक के बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में जब डाउन द ग्रुप का क्वेश्चन आएगा आपको तो वो एस और पी ब्लॉक का ही आएगा, आई में डी ब्लॉक का नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे जरूर डी ब्लॉक, लेकिन वही वाली बात है, पढ़ाते हैं मगर पढ़ने का नहीं। ठीक है, तो अभी देखिए एस और पी को खत्म करेंगे पहले। इधर आइए, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 ये कौन सा ब्लॉक हो जाएगा बेटा? डी ब्लॉक। और 13, 14, 15 कौन सा ब्लॉक हो जाएगा बेटा? पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में अब मैं 13, 14, 15 ले रहा हूं, क्योंकि उनमें क्या लगा था बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। याद करिएगा, अगर 2 मिनट पे ध्यान दीजिएगा। ग्रुप नंबर 13 ले रहा हूं बेटा। ग्रुप नंबर 13 में पहले तो मैं एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बनाऊंगा, और फिर ग्रुप नंबर 13 का ही मैं क्या बनाऊंगा बेटा? आई का ऑर्डर बनाऊंगा। फिर मैं ग्रुप 14 और 15 का भी आई का ऑर्डर बनाऊंगा डायरेक्टली। 13 का मैं रेडियस और आई दोनों ऑर्डर बनाऊंगा, लेकिन 14 और 15 का मैं सिर्फ आई का ऑर्डर बनाऊंगा, क्योंकि रेडियस और आई को थोड़ा सा कंपेयर करवाना है यहाँ पर, तो वो हम 13 में समझ लेंगे और 14, 15 में हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। अब एक बात समझिए, क्या ये वो ग्रुप है 13, 14, 15 जहां पर कॉन्ट्रैक्शन लगा था कि नहीं लगा था बेटा? लगा था। अब एक बात बताना मुझे, ये जो ग्रुप यहां से 12 था, कॉन्ट्रैक्शन की ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन तो एक ही जगह लगता था, आलू गाजर, भूल जाइए। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत यहां से हुई थी या नहीं हुई थी बेटा? हुई थी। सबसे पहले लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन T½ वाले ग्रुप पे लगा था, और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर D2 से लेकर D10 आ रहा था, और ये जो D के इलेक्ट्रॉन थे वो F की पुअर शील्डिंग को कंपनसेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि D की खुद की शील्डिंग क्या थी? पुअर। आया ना? अब आप बताइए, यहां पर जब हम गए थे तो P में पहली बार इलेक्ट्रॉन आया था, तो कॉन्ट्रैक्शन यहां पर स्ट्रॉन्ग हुआ था या वीक पड़ गया था? वीक पड़ना चालू हुआ था।
यहां पर आके कॉन्ट्रेक्शन और वीक हुआ था, और यहां तक आते आते कॉन्ट्रेक्शन ने दम तोड़ दिया। कुछ याद आ रहा है आपको? तो बेटा लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन सबसे पावरफुल, अगर मैं पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, 13, 14, 15 में बात कर रहा हूं, तो क्या सबसे ज्यादा पावरफुल लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन 13 में लगेगा? यस। 14 में थोड़ा वीक, और 15 में जाते जाते दम तोड़ देगा, खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। एटॉमिक रेडियस पहले बता रहा हूं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यहां पर साइज डाउन द ग्रुप साइज बढ़ा, कॉन्ट्रेक्शन लगा, साइज लगभग बराबर, सॉरी यहां ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन है, यहां पर साइज बढ़ा और यहां पर साइज ऑलमोस्ट बराबर, लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन। अब आप याद करिएगा, ये जब कॉन्ट्रेक्शन लग रहा था तो कॉन्ट्रेक्शन का कारण क्या था? पुअर शील्डिंग, और पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होता था? जेड इफेक्टिव बढ़ जाता था। तो जेड इफेक्टिव यहां भी बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव यहां भी बढ़ रहा है। बढ़ किस में रहा है? आलू में कि गाजर में? गाजर में। इसमें कॉन्ट्रेक्शन लगा था और इसका साइज छोटा होकर लगभग इसके बराबर, और इसमें कॉन्ट्रेक्शन लगा था और इसका साइज लगभग ऊपर वाले के बराबर, ऐसा कुछ हुआ था। तो अब आप देखो, जब हम इससे आई के ऑर्डर को कंपेयर करते थे, यहां लिया बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, जहां जहां साइज बढ़ेगा वहां वहां आईई कम हो जाएगा, जहां जहां साइज बढ़ेगा वहां वहां आईई कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्योंकि साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर कौन आ जाएगा? जेड इफेक्टिव। क्योंकि यहां पर साइज कम होने का कारण ही क्या था? जेड इफेक्टिव। तो बताइए, यहां से यहां जाने पर इसमें पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ा है, तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा है तो आई भी बढ़ जाएगा। यहां पर भी जेड इफेक्टिव बढ़ा है, आई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये ऑर्डर आएगा ग्रुप 13 का। ऐसा यहां पर क्यों हुआ? ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन। और ऐसा यहां पर क्यों हुआ? ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन। अब एक बात बताओ मुझे कि यहां पर अगर मैं ग्रुप 13 का एक्चुअल ऑर्डर बनाने चलूं, क्योंकि यहां पर ग्रुप 13 का आई का ऑर्डर देखो हौच पौच, एक बार कम हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार कम हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है, तो एग्जैक्ट ऑर्डर बनाने को आ सकता है। और मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूं कि ग्रुप 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा ग्रुप है जहां दोनों कॉन्ट्रेक्शन लगते हैं, इसका हर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। आइए इसके ग्रुप के ऊपर बात करेंगे, पहले मैं ये भी बताता हूं, इनको भी हम लोग लिखेंगे एक साथ। यहां ये काशी गए संत प्रभु, इसके साइज का ऑर्डर याद करिएगा, लगातार साइज बढ़ रहा था, तो आई कम, आई कम, आई कम पर क्या यहां पर इसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन लगा था? यस। तो यहां पर कॉन्ट्रेक्शन लगा है, साइज बढ़ेगा, मतलब साइज ऑलमोस्ट इक्वल और ग्रेटर देन भी लिखा था मैंने, और कॉन्ट्रेक्शन की वजह से यहां पर आई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एक आप दिमाग में कॉमन बात फिट करेंगे कि जहां जहां कॉन्ट्रेक्शन लगता था वहां वहां पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा तो आई भी बढ़ जाएगा। आइए सुनिएगा, पर इसके मुकाबले यहां का कॉन्ट्रेक्शन वीक है, ये पता होना चाहिए। आइएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ध्यान सुनना भी, यहां पर भी साइज लगातार बढ़ रहा था, आई लगातार कम होगा, लेकिन इसमें भी कॉन्ट्रेक्शन लगा था, याद करिए। लेकिन यहां पर आते आते कॉन्ट्रेक्शन ने दम तोड़ दिया था, या बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया था। और नेग्लिजिबल हो गया था इसलिए यहां पर आई के ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यहां पर लगातार उन्हीं की तरह लगातार आई क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। अब सुनना, ये तो अपन ने नॉर्मल बात करी, अब इसको ऑर्डर बनाने की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। एक बात बताइए मुझे, आपके सामने अगर मेटल लिख दूं, अगर आपके सामने मेटलॉइड लिख दूं, और अगर आपके सामने नॉन मेटल लिख दूं, बहुत खतरनाक बात है, बहुत ध्यान से सुन लेना। आई का क्वेश्चन आपको अगर कुछ भी नहीं आता, अगर आपको ये आता है तो आप आई का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, क्या आपको मेटलॉइड कौन कौन से पीरियोडिक टेबल में ये पता है? बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल की बात करो। जो मेटलॉइड्स होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगी, तो मैं मेटल और नॉन मेटल से बता देता हूं, उसके बीच में अपन इसको रख देंगे। ये बात बताओ, आई के अंदर क्या करना है? इलेक्ट्रॉन लूज कराना है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी मेटल्स की है या नॉन मेटल्स की? मेटल। इसका मतलब है मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या बाद में लूज करते हैं? जल्दी। जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है उनको इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, कम चाहिए? कम। या आई का ऑर्डर बना रहा होगा, नॉन मेटल्स का आई हमेशा ज्यादा, मेटलॉइड्स का आई उससे कम, और मेटल्स का आई उससे भी कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको इस पे कमांड है, इसको अप्लाई करना आता है, तो आप आई के बहुत सारे, खासकर रैंडम वाले जब क्वेश्चन आएंगे ना, यही काम करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। आइए इधर ध्यान सुनो, इसमें से मुझे बताइए, इसको साइड कर दो अभी, ये तो साइज का ऑर्डर है, इसको भूल जाओ। इधर ध्यान दो, क्या बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ये मेटलॉइड्स हैं या नहीं है बेटा? है। बालिका को मैंने क्या मान रखा था? मेटलॉइड। एनसीईआरटी क्या मानता है? नॉन मेटल। ये भी आपको मैं बोल चुका हूँ, क्लियर होना चाहिए इस बात को, है ना।
एक बात बताना, यहां पर मैं ऑर्डर बना रहा हूं, आई का ऑर्डर देखिएगा, मैं आपको ऑर्डर पहले बोल देता हूं। बोतल में गया अलादीन, क्या बोला मैंने? बोतल में गया अलादीन। क्या आपने ऑर्डर याद कर लिया? ऑर्डर याद तो हो गया, लेकिन ऑर्डर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, खेल यही होगा आपके साथ, ध्यान रखना। बोतल में गया अलादीन, एक बार बताओ, बोरॉन मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। अभी मैं मेटलॉइड हटा दे रहा हूं थोड़ी देर में, ताकि स्पेसिफिकली समझ में आए। मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। और इंडियम क्या है? इंडियम क्या है? सोच लो आराम से। मेटल है कि मेटलॉइड है कि नॉन मेटल? मेटल। इंडियम इज मेटल। और यकीन मानिए, अगर ये नहीं आता है तो बहुत दिक्कत है आपके साथ, बहुत दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? इधर सुनो, ये आ गया मेटलॉइड, समझना, ये मेटलॉइड या नॉन मेटल जो भी मानना है, मैं मेटलॉइड मान लेता हूँ थोड़ी देर, इसको छोड़ो। क्या एल्यूमिनियम मेटल है या नहीं, ये तो आपको आना चाहिए। और अगर यकीन मानिए आपको ये नहीं पता कि एल्यूमिनियम मेटल है, तो आप यहाँ पर अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हो। हकीकत बात बोल रहा हूँ। अगर आपको एल्यूमिनियम मेटल है ये नहीं पता है, तो आप यहाँ पर अपने अपने माँ बाप का समय और पैसा बर्बाद कर रहे हो। वो पैसा कहीं और इस्तेमाल कर लो। ये फैक्ट है, ये हकीकत है। बुरा लग रहा हो लगने दो, लेकिन यही हकीकत है। अगर आपको एल्यूमिनियम मेटल है ये नहीं पता है, कुछ नहीं हो सकता आपका। आप 1 साल पढ़ लो, 2 साल पढ़ लो, 4 साल पढ़ लो, 5 साल पढ़ लो, कुछ नहीं होगा। मैं अभी बता देता हूँ। ये पता होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम इज अ मेटल। ठीक है, हाँ, वरना तो खेल खत्म ही है समझो। आप समझिए एल्यूमिनियम इज अ मेटल। अब एक बात बताओ, ग्रुप में जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं, तो आपने ये बहुत बार सुना होगा, डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर ये मेटल है तो इसके नीचे वाले तो और ज्यादा मेटालिक होंगे, तो इंडियम क्या होगा? मेटल ही तो होगा। अब एक बात बताओ, एक है मेटलॉइड या नॉन मेटल जो भी मानना है, और बाकी ये चारों क्या है बेटा? मेटल। तो बताइए, मेटल के मुकाबले नॉन मेटल या मेटलॉइड का आई क्या होगा? ज्यादा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपकी? और ये चारों क्या है बेटा? मेटल। और बॉटल में गया अलादीन। अब आपको इतना समझ में आ गया कि अगर ये ज्यादा है तो ये ऑर्डर कैसा होगा बेटा? डिक्रीजिंग होगा। क्योंकि आपको जब भी कोई ट्रिक बताई जाएगी ना ऑर्डर की, तो ट्रिक को मैं बता दूंगा, लेकिन हमेशा जैसे और नहीं ये करते हुए मैंने बोला था इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये याद रखना होता है, फैक्ट से समझना होता है। तो आपको एक तरफ मिल रहा है बोतल और एक तरफ में मिल रहा है अलादीन। तो आपको एक तरफ बोरॉन दिख रहा है, एक तरफ इंडियम दिख रहा है, और आपको ऑर्डर बनाना है, तो आपको आई के ऑर्डर में बस इतना पता होना चाहिए कि कौन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, कौन नॉन मेटल है। ये है नॉन मेटल या मेटलॉइड जो भी मान लो, ये है मेटल। मेटल की आई कम, नॉन मेटल की आई ज्यादा, मतलब ऑर्डर कैसा बनेगा? डिक्रीजिंग बनेगा। अब आते हैं इसके फैक्ट के ऊपर, ध्यान सुनेगा। यहां पर क्या लगा था बेटा? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर क्या लगा था बेटा? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो हुआ क्या कि बोरॉन का आई तो वैसे भी डाउन द ग्रुप जाने पर आई डिक्रीज होता है, तो बोरॉन का आई तो क्या होना चाहिए? तो बेटा सबसे ज्यादा होना ही चाहिए था, उसको अपन ने ज्यादा पे रख दिया। लेकिन इसमें और इसमें, इसमें और इसमें आई बढ़ गई, तो इनकी आई बढ़ चुकी है किसके मुकाबले? एल्यूमिनियम और इंडियम के मुकाबले। और जो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको मैंने बोला था दूर दूर तक लगता है, ये मच मोर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसीलिए लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट आएगा वो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा आएगा, और इसे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वाला जो आई है वो आगे चला जाएगा, और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन वाला जो आई है वो पीछे चले जाएगा। और उसके अलावा जो एल्यूमिनियम और इंडियम है, इसमें तो नॉर्मल ट्रेंड आ जाएगा डाउन द ग्रुप का, और डाउन द ग्रुप जाने पर आई क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। एक तो ये सारी बातें, पर इतना सब लॉजिक आप एग्जाम में लगा पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, और इसीलिए आपको तरीका बता दिया गया है। बोतल में गया अलादीन, और कहानी आपको समझा दी। एक तरफ नॉन मेटल है, एक तरफ मेटल है। मेटल से नॉन मेटल से मेटल जाते वक्त आई क्या करते नहीं बेटा? कम करते नहीं। आगे सुनिएगा, ग्रुप 13 के बाद ग्रुप 14 का ऑर्डर बनवा रहा हूं, ध्यान से देखना। ग्रुप 14 में एक बात बताओ मुझे, कार्बन क्या है? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड? क्या है? नॉन मेटल। सीता गीता मेटलॉइड, और एसएनपी भी मेटल। क्या नॉन मेटल, मेटलॉइड और मेटल का ऑर्डर आपको पता है? नॉन मेटल का आई क्या होगा? सबसे ज्यादा। फिर किसका ऑर्डर आएगा? मेटलॉइड्स का। अच्छा, मेटलॉइड्स में कोई एक्सचेंज वेक्सचेंज या कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट्रैक्शन लगा है क्या? नहीं लगा। और मेटल्स का आई क्या? उससे कम। पर मेटल्स में क्या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑर्डर फ्लिप हुआ है बेटा? यस। तो बताइए यहां कौन आएगा? पीबी। और यहां पर कौन आएगा? एसएन। यहां पर ये किस वजह से आया? ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आपके मन में अगर सवाल आ रहा हो कि सर यहां पर इसमें जब लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगा तो थैला तो उठ के सेकंड नंबर पे आ गया, लेकिन पीबी उठ के सेकंड लास्ट नंबर पे आया, यहां क्यों नहीं आया? आपको समझ में आना चाहिए। यहां कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल था, यहां पर जाते जाते वीक पड़ गया, और यहां जाते जाते कॉन्ट्रैक्शन ने दम तोड़ दिया। एक तो ये रीजन है, और दूसरा रीजन है बेटा कि मेटल जो है वो कभी भी ऑर्डर में मेटलॉइड या नॉन मेटल से आगे
नहीं आ सकता। सबसे जरूरी बात यही है बेटे, बना लो इसको, आगे बढ़ते हैं। चले बेटा, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो ग्रुप नंबर 13, 14, 15 के हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया, एस और पी ब्लॉक के जो ग्रुप्स थे वो तो सारे खत्म हो गए, 1 से लेकर 18 तक सारे ग्रुप्स हो गए। अब बचता है बीच में डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के ग्रुप के ऑर्डर्स मैंने आपके सामने बनाए, लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ऑर्डर का क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं आएगा, है ना। खासकर नीट में कभी भी नहीं आएगा, यहाँ तो कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ का कोई भरोसा नहीं है। ये नोट एक आपको लिखाया जाएगा, यही आपके काम का है, बस ये एक चीज आपको पढ़ के जानी है जो कि डी ब्लॉक के लिए, क्योंकि डी में 3D सीरीज का I1, I2, I3 मैंने आपको ऑर्डर बताया टी कॉफी के बाद वगैरह, वो एनसीईआरटी में गिवन है। लेकिन ये जो डाउन द ग्रुप की वैल्यूज है, इसकी कोई भी वैल्यू एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, निश्चिंत होकर जाएंगे। लेकिन फिर भी अपन एक बार ऑर्डर देख लेते हैं, कभी यहाँ के पेपर में या पुराने कोई क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व करो मिल जाए, इसलिए आपको बता दिया जा रहा है, ठीक है। ये नोट जो लिखाऊंगा ये काम का। डी ब्लॉक की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक जा रहे हैं बेटा हम लोग, और ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 में डी ब्लॉक के अंदर 3 अलग अलग ऑर्डर्स देखे गए हैं वैल्यू बेस्ड। क्या क्या ऑर्डर्स है? पहला ऑर्डर देखें, ग्रुप नंबर 3 सबसे अलग चलता है, ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 10 का ऑर्डर आपस में एक जैसा है, और ग्रुप
12 का ऑर्डर आपस में एक जैसा है। ग्रुप नंबर 3 का ऑर्डर देखिए क्या ऑर्डर मिल रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पर आई क्या होता जा रहा है बेटा, कम होता जा रहा है, जो कि नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। और एक बात समझना, लाएंगे और एसी का साइज लगभग लगभग क्या था, बराबर। लेकिन मैंने एक बात आपको साफ साफ बोली थी, क्या यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन था, नहीं था। तो कॉन्ट्रेक्शन की शुरुआत एक्चुअल में चालू हुई थी टी जरा हाफ से, कुछ याद आ रहा है आपको ऐसा? तो ये नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है विदाउट एनी कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, आइए इस वाले ग्रुप को समझते हैं। सबसे ज्यादा ग्रुप यहीं पे बेटा 7, 8, 9, 11, 12, मतलब 10 में से 5 ग्रुप इसको फॉलो कर रहे हैं। और ये वो ट्रेंड है जो एक्चुअल में होना चाहिए था, नॉर्मल ट्रेंड है, जो बनना चाहिए था वो यही ट्रेंड है, एक्सेप्शन यहाँ पर। आप सोचिए डाउन द ग्रुप जाने पर आई क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। और जहां जहां कॉन्ट्रेक्शन लगा था वहां वहां आई क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो आप देखो ये वाला ग्रुप तो वो वाला पार्ट था जहां पर कॉन्ट्रेक्शन बहुत पावरफुल होता था, डी ब्लॉक में पी में जाके वीक पड़ता था कॉन्ट्रेक्शन, लेकिन यहाँ तो कॉन्ट्रेक्शन दमदार हुआ करता था। तो यहाँ तो नॉर्मल यही ट्रेंड फॉलो होगा। और 4D और 5D के साइज लगभग बराबर होते थे कॉन्ट्रेक्शन की वजह से, और इसलिए 5D जहां पर कॉन्ट्रेक्शन हुआ वहां पर आई क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें ये बड़ा दिख रहा है, इसमें ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन मैंने डबल एरो लगा दिया, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 3D 4D 5D में सबसे ज्यादा आई किसकी होगी, 5D, उससे कम आई किसकी होगी, 3D, और सबसे कम आई किसकी होगी, 4D। यहां पर आइए 4D और 5D में आई बढ़नी चाहिए थी ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन, बिल्कुल सही है। लेकिन 3D से 4D जाने पर ये ऑर्डर आना, आई यहां पर कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहां एक्सेप्शन आ रहा है कि आई क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। तो आपको कोई मतलब नहीं इससे, आपको मतलब सिर्फ एक बात से है कि ग्रुप नंबर 4 से लेकर 12 देखिए आप। थर्ड वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ट्रेंड है। आप 4 से लेकर 12 तक देखिए, 3D 4D में जो भी हो रहा मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आप बताइए यहाँ पर 3D से 4D ज्यादा, 4D से 5D सबसे ज्यादा किसका इनमें से, 5। यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका, 5। बस यही हमारा नोट है कि ग्रुप नंबर 4 से ग्रुप नंबर 12 तक सबसे ज्यादा आई 3D 4D और 5D में किसकी होगी, 5D। बस यही आपको याद रखना है कि 5D में आई सबसे ज्यादा होती है। उसका कारण आपको पता है, ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नोट बोल दे रहा हूं, ये ऑर्डर आप लिख लेना, उसके बाद नोट जो आएगा नोट बोल दे रहा हूं, नोट लिख लीजिए पहले। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, in D block elements, in D block elements, ब्रैकेट में लिखिएगा ग्रुप नंबर 4 to 12 है ना, ग्रुप नंबर 3 को हटा के चल रहे हैं हम लोग। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स ब्रैकेट में लिखिएगा ग्रुप नंबर 4 to 12, ग्रुप नंबर 4 to 12 ब्रैकेट क्लोज। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, 5D members, on moving down the group, 5D members have highest IE, 5D members have highest IE in their respective groups. 5D members have highest IE in their respective groups. तो डाउन द ग्रुप मतलब 3D 4D 5D में से 5D मेंबर जो होते हैं उनका आई अपने अपने ग्रुप में क्या हो जाएगा बेटा, हाईएस्ट हो जाएगा। कारण भी आपको लिखना होगा तो लिख लेना, ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। संडे को सुबह 8:30 से 9:30 योगा है आपको, सम्यक सद्गुण सभागार, बाकी नोटिस बोर्ड पे देख लेना। हाँ देख लेना भाई, है संडे नहीं, संडे क्रिकेट ही खेलते बस, और कुछ नहीं है। कहा अब क्या हो गया, संडे को संस्कृत कॉलेज एक आगे वहां खेलना। कौन कौन खेलता मतलब, नहीं वैसे वैसे नहीं खेलते, वो जिम में खेलते हैं उनसे पूछना चलो है ना। ये ऑर्डर लिखने के बाद अब आगे डिस्कशन करते हैं। अभी हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया। पहला क्वेश्चन हो गया बेटा लेफ्ट टू राइट इनर पीरियड, और दूसरा क्वेश्चन हो गया डाउन द ग्रुप। इसके बाद आपको जो तीसरे और चौथे टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, हीलियम और हीलियम प्लस, ठीक है। और एक आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के ऊपर, है ना, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे इसको। चलो है ना, क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिख लेना बेटे। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग orders of IE
आर करेक्ट ऑब्लिक इनकरेक्ट, है ना, ये कोई ऑप्शन नहीं है। इनमें से इंडिविजुअल ऑर्डर्स को आपको देखना है कि कौन कौन सा ऑर्डर सही है और कौन कौन सा ऑर्डर गलत है। जो भी करेक्ट हो उसका आगे करेक्ट या इनकरेक्ट जो भी है लिखते जाएंगे आप। चलो बेटा ना, अब ये जो सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए वन से लेकर, है ना, ये ABCD जो भी है, इसको देखिएगा एक बार और सुनिएगा ध्यान से। इन क्वेश्चंस को देखकर आपको आई का ऑर्डर बनाना है। ऑर्डर मतलब ऑलरेडी आपको दिया हुआ, आपको करेक्ट या इनकरेक्ट चेक करना है। पहले दिमाग में सब लोग इन क्वेश्चन को देखकर एक बार लॉजिक डेवलप कर लो क्या करना है, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एक बात देखिए, Na का जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या बनेगा बेटा 3s1, और Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बेटा 2p6। ध्यान सुनते आना। n माइनस का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बेटा 2p4, और n का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2p3। इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2p5 और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2p6। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बेटा 2p2 और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2p3। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बेटा 3d10 और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 3d9। अब आप देखिए, इनमें से 3s1 और 2p6 में से ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी बेटा 2p6। तो बताइए क्या ये ऑर्डर सही है या गलत है बेटा, सही है। अच्छा 2p3 और 2p4 में ज्यादा स्टेबल कौन होता है 2p3। तो बताइए आई सही ऑर्डर है या गलत है बेटा, सही है। यहां पर अगर हम लोग बात करें Ne प्लस और Ne में, तो बताइए 2p6 ज्यादा स्टेबल है या नहीं बेटा, है। ऑर्डर क्या है बेटा, सही है। और 2p3 2p2 में ज्यादा स्टेबल कौन है बेटा 2p3, और यहां पर भी ऑर्डर सही है। तो अगर आपने ऐसा किया तो कट चुका आपका, यकीन मानिए। क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है या नहीं बेटा, है। ये जो करा है ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आपको एग्जाम में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या ये यहां पर जो भी आपको दिया ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है या नहीं है बेटा, है। और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट में मैं आपको पहले दिन से बोलते आ रहा हूं, इधर उधर कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ एक ही चीज सोचनी है, जेड इफेक्टिव, बस। तो पहले तो ये कॉन्फ़िगरेशन हटा दें, क्योंकि आपको जो कॉन्फ़िगरेशन देखना है वो सिर्फ उन केसेस में देखना है जहां पर जैसे पीरियड ग्रुप वगैरह वगैरह वाली जो बातें थी वहीं पे देखना होता है। जब डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट आ जाए या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ जाए, एक ही कॉन्सेप्ट काम में आएगा, वो कॉन्सेप्ट है जेड इफेक्टिव। एक बात बताओ, क्या ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है या नहीं बेटा, है। और दोनों में से जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा बेटा, Na प्लस का। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, आई ज्यादा, ऑर्डर सही। इन दोनों में इसका जेड इफेक्टिव कम और इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, बिल्कुल सही ऑर्डर है। इन दोनों में से किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, Ne प्लस का, और जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका आई ज्यादा होना चाहिए था, ऑर्डर गलत है। इन दोनों में से अगेन O2 प्लस का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, आई ज्यादा होना चाहिए था, और यहां पर भी ऑर्डर गलत है। तो ये आपके आंसर्स आएंगे। अगर आप यहां पर कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व करने चले गए तो बेटा आंसर गलत आएगा। क्यों, क्योंकि सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज में आपको जेड इफेक्टिव लगाना है, या सीधी सी बात बोलूं, कल हमने पढ़ा था सक्सेसिव आई। तो जब एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हो तो आप सक्सेसिव आई लगाइए सीधे सीधे। सक्सेसिव आई हमेशा बढ़ता जाएगा, उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। अच्छा, ये जो आपने अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, इसे साइड में नोट बना के लिख लेना। मैं वापस एक स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ कि आपको यहाँ कॉन्फ़िगरेशन वॉन्फ़िगरेशन नहीं लगाना होता, लिख लेना है। जनरली ये गलतियां करते हैं स्टूडेंट, इसलिए अपने को पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जेड इफेक्टिव सॉल्व करेंगे। नोट बोल देना, लिख लेना। फॉर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, फॉर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट एंड फॉर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट एंड फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज always use Z effective, always use Z effective, always use Z effective, full stop। आगे लिखे
नेवर यूज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेवर यूज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अंडरलाइन कर लेना इस बात को, नेवर यूज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज हो बेटे और आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, आपको सिर्फ जेड इफेक्टिव से सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज मैक्सिमम IE, which of the following species has maximum IE? चलिए आइए यहां पर देखते हैं, 2 मिनट के लिए आप यहां पर ध्यान दें, लॉजिक एक बार बना ले सब लोग, है ना, एग्जांपल्स आपके सामने, ऑप्शंस आपके सामने, लॉजिक डेवलप कर ले, फिर बात करते हैं, क्योंकि खुद का लॉजिक भी होना जरूरी है ताकि पता चल पाए कि भाई क्या सही है क्या गलत है। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। हीलियम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बेटा? 1:2। क्या 1:2 हीलियम कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं बेटा? है। और मैंने आज एक नोट लिखा था कि हीलियम कॉन्फ़िगरेशन का आई पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? सबसे ज्यादा। तो आधे बच्चे तो यहीं पे टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि पहला ऑप्शन ही ऐसा देगा जहां पर आपके साथ खेल हो सके। ठीक है, ये टिक करके आए, आप यकीन मानिए गलत बटन दबा के आए हो, निबट चुके हैं आप। ठीक है, हाँ, आपका मन आपको गलत दिशा में ले जा चुका है। ठीक, आगे बढ़िए। कुछ इस पड़ाव को पार करके आ गए, तो वो यहां पर आ गए कि भाई ये भी 1:2 हो, ये था कुछ क्वेश्चन में। हाँ, यहां पर भी 1:2 है, तो अगला पड़ाव क्या आ रहा है? ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बेटा? हीलियम। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? हीलियम। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? सर ने बोला था हीलियम कॉन्फ़िगरेशन का आई सबसे ज्यादा होता है। हीलियम 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 मतलब तीनों हीलियम है, तो तीनों का आई क्या होगा? सेम, सेमिनॉन। यकीन मानिए कट चुका है आपका, क्योंकि आपको ये हीलियम 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 तो दिख रहा है, लेकिन क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं बेटा? है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट में एक ही कॉन्सेप्ट काम में आएगा, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? जेड इफेक्ट। जैसे किसका सबसे ज्यादा बेटा? थर्ड का, और इसीलिए आंसर हो जाएगा बेरिलियम 2+। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट आ रहा है, दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, जेड इफेक्टिव। आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखेगा, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, determine the correct order of ionization energy. Determine the correct order of ionization energy. चलिए यहां पर मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं, इसको आपको खुद ट्राई करना है पहले तो, और थोड़ा फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। 2 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है, 3-4 केसेस दे रहा हूं मैं।
चलो बेटा ना, यहाँ पर ध्यान देंगे सब लोग। स्टार्ट कर रहे हैं इनको सॉल्व करना। और सबसे पहले आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पहचाना बेटे। यहाँ पर बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपको दिया होगा। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट तो नहीं हो सकते क्योंकि ये चार्ज एंटिटीज नहीं है। अब या तो सेम पीरियड या सेम ग्रुप या रैंडम केस और या फिर दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप में से कोई केस होगा। इनको देखिए शक्ल से अभी देख लेते हैं, पहले थोड़ा हिंट मिल जाएगा। बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्या ये सेम पीरियड के दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे बेटा? दिख रहे हैं। और आपको कौन सा आई बोला बेटा? I1। I1 का मतलब क्या? अभी तक एक भी इलेक्ट्रॉन निकला या नहीं निकला? नहीं निकला। विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन राइट द कॉन्फिगरेशन। चलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते, क्या आएगा बेटा? 2s2, इसका आएगा 2p1, इसका आएगा 2p3 और इसका क्या आएगा बेटा? 2p4। और अभी क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है तो जो शक्ल है और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक ही बात बता रही होगी कि ये सब सेम पीरियड के हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी आपने रिमूव नहीं किया। तो बताइए क्या सबके सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं या नहीं बेटा? है। और पीरियड के एलिमेंट्स अगर हैं तो पहली बात तो अरेंजमेंट देख लेना, S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6 लाइन से है या नहीं है? तो बेटा ये S1, S2, P1, P2, P3 सब कुछ अरेंजमेंट सही है। लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में आई क्या होता है बेटा? बढ़ता है। तो आई बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या कहीं का एक्सचेंज भी होता है या नहीं होता बेटा? होता है। S2 P1 में एक्सचेंज होता है और P3 P4 में एक्सचेंज होता है। बिल्कुल दोनों पैटर्न आपको दिए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? वैसे बेरिलियम का आई सबसे कम होना था लेफ्ट टू राइट के हिसाब से, लेकिन एक्सचेंज की वजह से यहाँ जाएगा बोरॉन, यहाँ जाएगा बेरिलियम, यहाँ जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ जाएगा नाइट्रोजन। ये ऑर्डर है बेटा फर्स्ट वाले केस का। सेकेंड वाले केस पे आते, आपको I1 बोल रखा है। एक और बात सुन लेना, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए आई का, सुने इधर ध्यान से, देखें इधर ध्यान से, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए आई का और I1, I2, I3 कुछ मेंशन ना करके दे दो, बाय डिफॉल्ट कौन से आई मानना है? फर्स्ट। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एनसीईआरटी में साफ शब्दों में लिखा हुआ है आई के अंदर कि बाय डिफॉल्ट अगर आई नहीं दिया है तो कौन सा आई माना जाएगा? फर्स्ट। आपको बोला डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ आई, तो कौन सा आई? फर्स्ट आई। ठीक है, चलिए I1 का ऑर्डर बना रहे हैं इसके लिए। विदाउट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन राइट द कॉन्फिगरेशन। ये बनेगा बेटा 3s2, ये बनेगा बेटा 3p2, ये बनेगा 3p4 और ये बनेगा 3p6। कॉन्फ़िगरेशन से जरा डिटरमाइन करने की कोशिश करें क्या ये सेम पीरियड के हैं या नहीं बेटा? है। और लेफ्ट टू राइट में इनका अरेंजमेंट सीक्वेंस में S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6। लेफ्ट टू राइट जाने पर आई बढ़ेगा, लेकिन एक्सचेंज भी होता है। S2 का एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होगा? P1, P2 से एक्सचेंज नहीं हो सकता। P4 का एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ P3 से होगा, है ही नहीं, एक्सचेंज नहीं होगा। मतलब नॉर्मल ऑर्डर बना दीजिए, लेफ्ट टू राइट आई। तो मैग्नीशियम में ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा सल्फर, सल्फर ज्यादा आर्गन। और वैसे भी अगर आपको NP6 कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है तो पीरियड में क्या होता है? सबसे ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। I3 बोला है, I3 बोल रहा है मतलब रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन एंड राइट द कॉन्फ़िगरेशन। ये तो आज ही बनवाया था और इसमें जो चेंज आता है वो कहां आता है? मन के बाद। ये तो नॉर्मल ऑर्डर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें और समझें। I4 का मतलब है बेटा कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देने? 3। रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन एंड राइट द कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, चलिए बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5 और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बचे कितने? 2। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? 1s2। क्या ये हीलियम कॉन्फ़िगरेशन बेटा? यस। और हीलियम कॉन्फ़िगरेशन का आई पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा, तो आप इसको ज्यादा पे रख दें क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा मैच नहीं हुआ, क्योंकि ये तो तब लगता है जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक की मतलब अभी कोई दिक्कत नहीं है। बोरॉन जाएगा कहां पर? मैक्सिमम पे। और सुनिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 7 और 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बचा 4। 4 मतलब बेरिलियम की तरह काम कर रहा है, तो 2s2। एल्यूमिनियम में 13 में से 3 निकले, कितने होगा? 10 मतलब नियॉन की तरह काम कर रहा है। नियॉन की तरह काम कर रहा है मतलब 2p6। और ये बन रहा होगा बेटा मैग्नीशियम की तरह काम कर रहा होगा, 12 एटॉमिक नंबर बन जाएगा इसका और ये आ जाएगा 3s2। अब एक बात सुनिए, इस क्वेश्चन को देखिए, जज करने की कोशिश करिए। टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्या ये सेम पीरियड के हैं? क्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये सेम ग्रुप के हैं? क्या सेम ग्रुप के हैं? क्या नहीं है। अरे भाई एक S का है, एक P का है, एक कहां का है, कहां का है, कहां सेम ग्रुप है। और दूसरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट स्पीशीज ये हो नहीं सकते। अब बचता है 2 एडजेसेंट पीरियड और 2 एडजेसेंट ग्रुप। क्या ये 2 एडजेसेंट पीरियड 2 एडजेसेंट ग्रुप का है या नहीं? नहीं है। 3 पीरियड है यहाँ, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड। मतलब ये क्वेश्चन कौन सा है? रैंडम। अब रैंडम क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना। पहले मैं इसको लॉजिकली बता रहा हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा समझिए। अपने वो रैंडम को भी सॉल्व करना, रैंडम को हम इससे सॉल्व करेंगे वैसे तो, लेकिन उससे पहले थोड़ा और लॉजिक समझ लेते हैं। क्या आपको इन सारी कॉन्फ़िगरेशन में देख के 1s2 देख के इतना तो समझ में आ रहा है कि ये क्या है बेटा? मैक्सिमम पे जाएगा, है ना? तो मैंने आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बोरॉन को रख दिया मैक्सिमम। चलिए इतना अपने को समझ में आता है, हीलियम कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से मैक्सिमम पे जाएगा, एक साइड हुआ। अब आप बताओ इन दोनों को देखो, क्या ये दोनों सेम पीरियड के हैं या नहीं? होगा है। और सेम पीरियड में एक है S2
और एक है P6। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर S1 P1 P2 P3 P4 से आई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बेटा बढ़ेगा। और P6 का आई तो अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होगा। तो बताइए एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन में से ज्यादा कौन होगा? एल्यूमिनियम। मैंने थोड़ी देर के लिए एल्यूमिनियम यहां रख दिया, नाइट्रोजन यहां रख दिया। अब आप बताइए यहां कौन आ रहा है? फास्फोरस। 3s2 है, लेकिन ये 3s2 और ये 2s2। इस 1s2 को यहां मत ले लेना, ग्रुप मत मान लेना 1s2, क्योंकि 1s2 तो हीलियम है बेटा। और ये जो बाकी जो है और ये मैग्नीशियम, क्या बेरिलियम और मैग्नीशियम ग्रुप 2 के मेंबर होते हैं या नहीं होते? बेटा होते हैं। ये 2s2 है, ये 3s2 है। तो बेटा 2s2 और 3s2 क्या डाउन द ग्रुप जाने पर आई कम होती है या बढ़ती है? बेटा कम होती है। तो 3s2 के आई कम और 2s2 के आई ज्यादा। तो 2s2 के आई ज्यादा और 3s2 के आई उससे भी कम। ये ऑर्डर बन गया। और अब इसी ऑर्डर को, रैंडम वाले ऑर्डर को आप इससे सॉल्व करो। सॉल्व करो, जरा दिमाग लगाओ, सोचो क्या ये फिट बैठ रहा है? फिट बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा होगा, नहीं बैठ रहा होगा। ये इसलिए नहीं बैठ रहा क्योंकि आप अभी भी शक्ल देख रहे हो। आपको जो नाइट्रोजन लिख के दिया है आप उसको नाइट्रोजन ही सोच रहे हो। आपको कॉन्फ़िगरेशन से हुलिया पहचानना है बेटा। अब मुझे बताओ ये और ये क्या है? मेटल है या नॉन मेटल है? कौन है? मेटल। अब बेरिलियम मैग्नीशियम क्या होते हैं? मेटल। तो बताओ बेरिलियम और मैग्नीशियम का आई ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। और हीलियम और नियोन क्या है बेटा? नॉन मेटल। नॉन मेटल का आई क्या होगा? ज्यादा। पहले तो ये ऑर्डर बनाया मैंने। अब क्या मेटल मेटल और नॉन मेटल को आपस में कंपेयर कर पाएंगे हम? यस। क्यों कर पाएंगे? आपको कुछ हिंट होता है हमेशा क्वेश्चन। बताओ बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या सेम ग्रुप के हैं या नहीं है बेटा? और सेम ग्रुप के अगर है तो डाउन द ग्रुप जाने पर आई कम होगा। क्या ये बात समझ में आती है आपके? अब हीलियम कॉन्फ़िगरेशन इनमें से किसका है? नियॉन कॉन्फ़िगरेशन किसका है? यही है ना? कहां गया नियॉन? एल्यूमिनियम। नियॉन कॉन्फ़िगरेशन किसका है? एल्यूमिनियम। फिर बताइए बेरिलियम कॉन्फ़िगरेशन किसका है? नाइट्रोजन। और मैग्नीशियम कॉन्फ़िगरेशन किसका है? क्या यही ऑर्डर बना है ऊपर? तो आप अगर ऊपर वाले सिंबल को देखकर सॉल्व कर रहे हो तो फिर तो कतई नहीं हो रहा आपसे, ये बात ध्यान रखना। लेकिन आपको हुलिया पहचानना है, मतलब ये शक्ल देख के सॉल्व नहीं हो रहा है। किसको देख के सॉल्व हो रहा है? कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन मैंने आपको एक अप्रोच बता दिया। फिर भी रैंडम केस जब भी आएगा ना बेटा, यही मदद करेगा आपको। इसके अलावा आप कुछ और लगाने जाओगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। आपको इसी सॉल्व करना है। लेकिन हाँ, ये लगाते वक्त एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां एक्सचेंज होता है वहां एक्सचेंज जरूर करना। मान लो एक H2 आया, एक P1 आया, और H2 P1 में एक्सचेंज होता है तो होता है। उसमें आप मेटल नॉन मेटल मेडलॉइड कोई जरूरत नहीं है। उसमें H2 P1 में एक्सचेंज होगा ही होगा, P3 P4 में एक्सचेंज होगा ही होगा। आइए अगले केस की बात। अभी ये जो ऑक्सीजन क्लोरीन आपको दिया गया, इस ऑक्सीजन फ्लोरीन सल्फर क्लोरीन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला जो केस है बेटे, ये दो एडजेसेंट पीरियड और दो एडजेसेंट ग्रुप का केस है। ग्रुप 16 ग्रुप 17 और सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का केस आ रहा है। आपको दिया गया ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन। एक बात बताइए, जब दो एडजेसेंट पीरियड दो एडजेसेंट ग्रुप का केस आ रहा है, रेडियस में ऐसे क्वेश्चन को हमने किससे सॉल्व किया था? शेल नंबर। और मैंने एक बात बोली थी, दैट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर पी ब्लॉक। क्या ये भी पी ब्लॉक के हैं या नहीं बेटा? है। तो पी ब्लॉक में जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको अभी भी आई के क्वेश्चन को भी शेल नंबर से सॉल्व करना। और शेल नंबर से जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान सुनना, ऊपर वालों के पास कितने शेल है? 2। नीचे वालों के पास कितने शेल है? 3। 2 शेल वालों का साइज छोटा तो आई ज्यादा, और 3 शेल वालों का साइज बड़ा तो आई कम। मतलब ऊपर वालों का आई ज्यादा और नीचे वालों का आई कम। और बताइए ऑक्सीजन फ्लोरीन क्या लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड का केस है या नहीं बेटा? है। और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आई जनरली बढ़ता है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जरूर चेक करना, क्योंकि एक्सचेंज वाला केस होगा तो एक्सचेंज तो होगा। क्या P4 P5 में कोई एक्सचेंज होता है क्या? नहीं। लेफ्ट टू राइट आई बढ़ा दो। P4 P5 में कोई एक्सचेंज होता है क्या? नहीं। आई बढ़ा दो। अब आप बताइए सबसे कम आई सल्फर और क्लोरीन की होनी चाहिए, तो इनमें से भी कम कौन है? सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन। ये ऑर्डर आएगा बेटा। इसी तरह से यहां पर बढ़िए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस सल्फर, ये आ गया आपका ग्रुप 15, और यहां पर आ गया बेटा ग्रुप 16। पीरियड आ गया सेकेंड और पीरियड आ गया थर्ड।
और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। एक और बात देखिए, क्या ये दो एडजेसेंट पीरियड दो एडजेसेंट ग्रुप का है या नहीं बेटा? है। शेल नंबर से सॉल्व करेंगे, जिनका शेल नंबर कम उनकी आई ज्यादा, जिनका शेल नंबर ज्यादा उनकी आई कम। और एक बात बताओ, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड आई बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या यहाँ एक्सचेंज होता है? यस। ये NP3 है बेटे, ये NP4। एक्सचेंज हमेशा लगेगा, कुछ भी कर रहे हो, चाहे दो एडजेसेंट पीरियड हो, चाहे मेटल मेटल नॉन मेटल हो, जहां एक्सचेंज होता है वहां एक्सचेंज जरूर परफॉर्म होगा बेटा, ये बात ध्यान रखना। बताइए, ऑर्डर जो है वो घूम जाएगा, ऑर्डर जो है वो घूम जाएगा। मिनिमम नाइट्रोजन सॉरी मिनिमम फॉस्फोरस और सल्फर का होना चाहिए था। इनमें से भी सबसे कम कौन है बेटा? सल्फर, फिर फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ये ऑर्डर बन के आ जाएगा। इसके बाद ये जो मेटल मेटल नॉन मेटल है, इसको आप एज इट इज लिख ले। इसके ऊपर डिस्कशन कल से स्टार्ट करेंगे। रैंडम वाले एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, और फिर उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ आई पे पूछेंगे, और कल स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हेलो हेलो, MM सर की क्लास है बेटा। MM सर की क्लास है अभी। MM सर क्लास लेंगे अभी।